हाय दोस्तों, तो आज मैं आइलैंड ड्रामा सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप सो कि आप सब लोगों को इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि जोहान को अपने भाई को मारना पड़ता है क्योंकि वो एक लास्ट डीमन बन गया था, और एपिसोड के स्टार्टिंग में भी जोहान को ही दिखाया जाता है जो कि उस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भुला पाया है। जोहान समुद्र के किनारे अकेला खड़ा होता है तो वान इसके पास आता है, तो फिर जोहान इससे पूछता है कि तुम्हारा कोई भाई था, तो वान इससे कहता है कि हाँ मेरा एक भाई था पर अब नहीं। जोहान वान से कहता है कि मुझे हमेशा से ही गॉड के प्लान पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब मुझे मेरा भाई मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हों, पर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अपने ही हाथों से अपने भाई को मारना पड़ा। तो इसलिए अब मैं नहीं जानता कि ये गॉड का प्लान था या डेविल का। जोहान अपने भाई के स्टोन को वान को दे देता है। दूसरी तरफ हम कुंगतान को देखते हैं जो एक जगह पहुंचता है जहाँ उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और वहाँ हम युमजी को देखते हैं जो उसे अंकल कह के बुलाती है। फिर इसके बाद 9 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर गुमतान बेहोश पड़ा होता है और उसके साथ युमजी भी होती है, और वो ऐसे ही जमीन पर पड़ा होता है। जब उसे होश आती है और देखता है तो इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने व्हाइट रोब्स पहनी होती हैं। गुमतान इनमें से एक से पूछता है कि तुम लोग आखिर कौन हो और हमारे साथ तुमने क्या किया है, लेकिन जो आदमी इसके सामने खड़ा था वो इसके सवाल का जवाब नहीं देता। तो गुमतान अपना खंजर लेकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, और उस आदमी के पास तो पावर्स थी। वो अपनी पावर्स की मदद से गुमतान का हाथ रोक देता है और खंजर खुद पकड़कर गुमतान को अपने साथ चलने को कहता है। गुमतान और युमजी उस आदमी के साथ जाते हैं और फिर वो आदमी इनसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। उनकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे कि गुमतान काफी देर से कहीं पे बंदी बना हुआ था, ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और यही बताया जाता है उसको कि इसी आदमी ने उसको उस जगह से निकाला है। फिर इसके बाद एंशिएंट ताम्रा का सीन दिखाया जाता है जब गुमतान और वान छोटे थे। टेम्पल का मॉन्क पहले गुमतान को एक खंजर देता है, पर खंजर छूते ही गुमतान का हाथ जलने लग जाता है और जलन की वजह से वो खंजर फेंक देता है। तो इस पे मॉन्क इसको कहता है कि तुम्हें खंजर को कंट्रोल करना सीखना होगा, और फिर इसके बाद वैसा ही खंजर वान को दिया जाता है, लेकिन वान उस खंजर को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेता है। तो वान को देखकर गुमतान दोबारा से कोशिश करता है खंजर को पकड़ने की, और इस बार गुमतान भी कामयाब हो जाता है खंजर को कंट्रोल करने में। मॉन्ग ये देखकर बहुत खुश होता है और इनको समझाता है कि अब तुम दोनों की जिंदगी में एक ही मकसद है, जो कि है लास्ट डीमंस को मारना। और फिर इसके बाद वान और गुमतान ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ वंजू भी बेकजू के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है। उससे ऐसा हो नहीं रहा होता, तो बेकजू से मोटिवेट करने के लिए कहती है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगी बार बार तो सारे लोग मारे जाएंगे। और वंजू को ये बात पता थी कि वान और गुमतान को बहुत बुरी हालत में रखा जाता है, तो वो रात में खाने को उन दोनों के लिए कुछ लेकर जाया करती थी, और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो गई थी। इसको पहले पता नहीं था कि वान और गुमतान को फोर्सफुली डीमन स्लेयर्स बनाया गया है, और जब इसको ये बात मालूम होती है तो इसको ये बात बहुत ही ज्यादा गलत लगती है कि उनके साथ जबरदस्ती ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मॉन्ग इसे कहता है कि इस तरह उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इन दोनों के अंदर से हर तरह के इंसानी इमोशंस निकाल दिए हैं, तो उन्हें सुख दुख खुशी गमी कुछ भी फील नहीं होगा। अब उनका इस जमीन पर सिर्फ लास्ट डीमंस को खत्म करने का ही काम रह गया है। और मॉन्ग इसको कहता है कि अब जब तक तुम बैरियर बनाकर लास्ट डीमंस की एंट्री को नहीं रोकती हो तब तक सिर्फ वही दोनों हैं जो लोगों को बचा सकें। और फिर इसके बाद ये दिखाया जाता है वंजू इन दोनों को वहाँ से आजाद करा देती है और वो भी इनके साथ भाग जाती है, लेकिन वान ने जहाँ वंजू के बाजू पर काटा था वो जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जिसकी वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। गुमतान तो इसको वहीं पर छोड़कर भागना चाह रहा था, लेकिन वान अपनी आजादी को तर्क करके उसको वापस टेंपल लेके जाता है। गुमतान को भी मॉन्क के लोग आखिर पकड़ के ले ही आए यहाँ पर वापस। तो मॉन्क इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि उस लड़की ने तुम लोगों पर इंसानियत दिखाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी इंसान बन गए हो। तो जब इसको होश आती है, उससे मालूम होता है कि वान और गुमतान भागने में कामयाब नहीं हुए, तो ये बात सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और बेकजू इसको डांटती है कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से ही उनको इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो ये रोते हुए बेकजू से कहती है कि अगर मैंने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करके बैरियर बना दी तो क्या उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तो बेकजू कहती है कि हाँ, अगर तुम बैरियर बनाने में कामयाब होगी तो उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ये सुनने के बाद ये अपने मन में ठान लेती है कि अब ये बैरियर बना के ही रहेगी। और फिर इसके बाद 15 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे एक लास्ट डीमन एक आदमी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वान और गुमतान पहुंच जाते हैं। वान उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है और जो गुमतान होता है वो उस इंसान को खत्म कर देता है जिसे वान बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब गुमतान उस आदमी को मारता है और मारने
करने के बाद वो मुस्कुरा रहा होता है और वान ये सब कुछ करता हुआ इसे देख रहा होता है और वान इससे कहता है कि आखिर तुमने इसको क्यों मारा, कि ये तो एक इंसान है, कोई लस्ट डीमन तो नहीं। लेकिन गुंगतान इसकी बात का जवाब नहीं देता है और इसे इग्नोर कर देता है। और तभी वहाँ पर वनमिहो आती है और आकर वान को पुकारती है क्योंकि अब इसके पास वो पावर्स आ चुकी हैं जिससे ये बैरियर बना सकती है। और ये मॉन्क से कहती है कि जब मैं बैरियर बनाने में कामयाब हो जाऊंगी तो आपको वान और गुंगतान को यहाँ से फ्री करना होगा ताकि वो लोग बाकी जिंदगी इंसान बनकर जी सकें। वनमिहो फिर इन दोनों से मिलती जिन्हें अभी भी बंद कर रखा जाता है और इन दोनों को बताती है कि मैं फुल मून के बाद बैरियर बनाऊंगी और इन दोनों को बताती है कि मेरे बैरियर बनाने के बाद इनको फ्री कर दिया जाएगा और इस पर मॉन्क भी राजी हो गया है। और वनमिहो के जाने के बाद गुंगतान वान से कहता है कि उसे इस लड़की पर यकीन नहीं है क्योंकि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि हमारे अंदर लस्ट डीमंस का खून है। और गुंगतान वान से कहता है कि जब वनमिहो बैरियर बना लेगी और सारे ही लस्ट डीमंस को खत्म कर देगी तो उन लस्ट डीमंस को खत्म करने के साथ साथ ये लोग हम दोनों को भी खत्म कर देंगे। तो वान इस पे कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनमें ही हम दोनों की मदद जरूर करेगी। लेकिन गुंगतान कहता है कि अगर उनमें से हम पे कोई अटैक करे तो उससे पहले हमें उन पे अटैक करना होगा। वान इसे कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं एक दफा ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकूं। और जैसे ही फुल मून होता है उनमें वो बैरियर बना रही होती है और मॉन्क के आदमी गुंगतान और वान को मॉन्क के पास लेकर जाते हैं। और जब इन दोनों को मॉन्क के पास लाया जाता है तो मॉन्क इन्हें कहता है कि वनमिहो आज बैरियर बना रही है तो मैं आज एक रिचुअल करूंगा तुम्हारी बॉडी और सोल को प्योरीफाई करने के लिए। और मॉन्क धोखे से वान और गुंगतान को एक बॉक्स में बंद करवाकर उसको आग लगवा देता है। और मॉन्क कहता है कि वान और गुंगतान की बॉडी में लस्ट डीमंस का खून है तो इसलिए बैरियर बनने के बाद इन दोनों को जिंदा छोड़ना नहीं सही। वान मॉन्क से रिक्वेस्ट करता है कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें क्योंकि अगर वनमिहो को पता चला तो वो ऐसा होने नहीं देगी। तो इस पे मॉन्क कहता है कि इस सब बारे में वनमिहो पहले ही जानती है। गुंगतान इस पे कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि वो भी तुम लोगों जैसी ही है और इंसानों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या वनमिहो, सब लोग एक ही जैसे हैं। तो इस पे मॉन्क कहता है कि तुम किन पेरेंट्स की बात कर रहे हो, उन पेरेंट्स की जिनको तुमने खुद मारा था। तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम लस्ट डीमंस के साथ साथ इंसानों को भी मारते रहे हो सिर्फ अपने मजे के लिए। वान को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता कि वनमिहो भी सब में इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये कहता है कि मुझे वनमिहो के मुंह से खुद सुनना होगा कि क्या इस सब में उसकी मर्जी शामिल है। और जहाँ दूसरी तरफ वनमिहो बैरियर बना रही होती है तो वान और गुंगतान दोनों लास्ट डीमंस बनके अपने आप को उस बॉक्स से रिलीज करवा लेते हैं और वहाँ मौजूद हर इंसान को मारने लगते हैं। मॉन्क आकर वान को मारने लगता है लेकिन गुंगतान मॉन्क को ही मार देता है। और वनमिहो को भी एक ब्लास्ट की आवाज आती है तो वो अपना काम वहीं पर छोड़ के रुक जाती है। लेकिन बेक्चो से कहती है कि टाइम बहुत कम है तो तुम्हें जल्दी से बैरियर कंप्लीट करना होगा। पर तभी वान वहाँ पर आ जाता है जो कि लास्ट डीमन बना होता है और बेक्चो वनमिहो को बैरियर कंप्लीट करने को कहती है और कहती है कि अगर तुमने जल्दी इसको कंप्लीट नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन वनमिहो कहती है कि वान लास्ट डीमन बना हुआ और अगर उसने बैरियर को सील किया तो वो भी सील हो जाएगा। और वान इससे कहता है कि तुमने तो हमसे प्रॉमिस किया था, उसके बावजूद भी तुम हमें मारना चाहती थी। तो वनमिहो कहती है कि मुझे नहीं पता था। तभी गुंगतान भी वहाँ पर आ जाता है और वनमिहो को मारने के लिए दौड़ता है। वान उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वान कहता है कि उसे नहीं पता था तो गुंगतान कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मालूम था कि नहीं। गुंगतान लड़ाई करते हुए वान को बहुत दूर फेंक देता है। वनमिहो अपनी पावर्स की मदद से गुंगतान को रोकने की कोशिश करती है और उसे बैरियर के साथ लिंक कर देती है। पर गुंगतान अपना खंजर लेकर वनमिहो की तरफ बढ़ता है। वान भी अपना खंजर लेकर दूर से दौड़ता हुआ इनके पास आता है। लेकिन जैसे ही वान इनके पास आता है गुंगतान खुद की जगह वनमिहो को आगे कर देता है जिससे खंजर इसकी बॉडी में चला जाता है। वान को अपनी गलती रियलाइज होती है लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। और वनमिहो वान से एक प्रॉमिस करती है और उससे कहती है कि वो फिर से वापस आएगी और उसे बचाएगी और वान को तब तक वेट करने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे भूलना मत वान। वनमिहो के मरने से सारे ही लास्ट डीमन सील्स हो जाते हैं और उसके साथ साथ गुंगतान भी। वान सील नहीं होता क्योंकि उस वक्त वो इंसान बना हुआ होता है। और फिर इसके बाद बेक्चो अपनी पावर्स को यूज करके वनमिहो के सोल को डोलियो बैन के स्टैचू में सेव कर लेती है। एक आदमी कुछ रिचुअल जैसा परफॉर्म कर रहा होता है और वह एक चट्टान पर बैठकर कील ठोक रहा होता है और इसे ये बात मालूम नहीं थी कि चट्टान अंदर से खोखली है और इसके कील ठोकने से चट्टान टूट जाती है और ये खुद भी उसके अंदर गिर जाता है। और इस चट्टान के अंदर गुफा जैसा था और जहाँ उसे एक बॉडी दिखती है जो कि गुंगतान की होती है। ये आदमी बॉडी के करीब जाता है तो गुंगतान उठ के बैठ जाता है और इस आदमी की लाइफ को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे गुंगतान में पावर आ जाती है। और फिर इसके बाद गुंगतान वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने वो व्हाइट रोब्स पहनी होती हैं। तो ये आदमी गुंगतान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ
कुछ भी हो वो एक कोइंसिडेंस है, तुम्हें तो चूज किया गया है। लेकिन गुंगतान इसे कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ा, तो इसलिए मैं अब इन चक्रों में तो नहीं पड़ने वाला, मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये आदमी कहता है कि हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस आदमी के इशारे पर एक दूसरा आदमी गुंगतान का हाथ काट देता है और इसका ब्लड कलेक्ट कर लेता है। और ये आदमी मॉन्क के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम तो उसे जानते थे, मैं उसका माइंड कंट्रोल किया करता था ताकि वो अपने टेम्पल में डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करे, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वो था वुन मिहो को मारने का। पर तुम्हारी और वान की वजह से मेरा प्लान कामयाब ना हो सका। मैंने तुम्हें फिर से जगाया है तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए, ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको। और ये आदमी जमीन पर गुंगतान का ब्लड गिराता है तो उस जगह पर एक बड़ा सा हॉल बन जाता है और उसमें से बहुत से ब्लैक शैडोज निकल कर गुंगतान के अंदर चले जाते हैं, जिससे उसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। और ये आदमी खुद को सेज बुलाता है और कहता है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ उसके जैसे लोग रहें। और दूसरी तरफ हम मिहो को देखते हैं जिससे वान मिलने आया था। बात करते हुए मिहो वान का खंजर उठाती है, लेकिन वो खंजर इतना गर्म था कि फौरन उसके हाथ से छूट जाता है। और वान कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लास्ट डीमन के आसपास रहने से क्या तुम्हारा डर खत्म हो गया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लास्ट डीमन के साथ दोस्त बनकर रह सकती हो? तो मिहो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनकर ही रहूंगी। और वान को उस वक्त बेक्चो की बात याद आती है जिसने कहा था कि लोग दूसरी दफा जन्म इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सकें। फिर इसके बाद हम जोहान को देखते हैं जो चर्च में बैठा अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। मिस्टर जैंग उसे आके समझाते हैं कि इस कंफ्यूजन से तुम बाहर निकलो और मिहो को प्रोटेक्ट करने के अपने मिशन पर फोकस करो। और दूसरी तरफ मिहो सुजुन के रेस्टोरेंट जाती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट तो बंद पड़ा हुआ है। असल में अपने फियांसे की डेथ के बाद सुजन ने स्कूल से रिजाइन कर दिया था और मिहो से मिले बगैर ही चली गई थी। सुजन को याद करके मिहो बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि अब वो किसी और इंसान को मजीद नहीं खो सकती। मिहो बेक्चो के पास जाके पूछती है कि वो वॉन्गजोंग कैसे बन सकती है। मिहो कहती है कि वो भी वॉन्गजोंग की तरह ही पावरफुल बनना चाहती है, लेकिन बेक्चो कहती है कि ये इतना इजी नहीं। बेक्चो कहती है क्योंकि वॉन्गजोंग ने अपनी पूरी लाइफ एक बहुत ही हार्डफुल ट्रेनिंग को सर्व की है, लेकिन मिहो तो सब कुछ करने के लिए रेडी होती है। और तभी बेक्चो एक मिरर निकाल के लाती है और मिहो उस मिरर में देखती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी दूसरी जगह चली गई है और वहाँ उसे वॉन्गजोंग की झलक भी दिखाई देती है। मिहो को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है तो बेक्चो कहती है कि मैंने तो बोला ही था कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा हार्ड थी और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। और फिर इसके बाद मिहो जब कार में आके बैठती है तो युमजे सूर्यन के साथ वहाँ आके बैठती है। असल में सूर्यन मिहो के लिए एक स्कार्फ लेकर आई होती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। वापस आने पर मिहो वान से पूछती है कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं क्या वॉन्गजुन रहूंगी या मिहो ही रहूंगी? तो वान इस पे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें जैसा फील हो तुम वैसे ही रहना। इसके बाद अगले दिन मिहो मिस्टर जैंग के साथ शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और उस दौरान ये मिस्टर जैंग को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बेक्चो के घर पर रहने वाली है। मिहो पैकिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जोहान आता है और वो भी मिहो के साथ जाना चाहता था। वान पहले इस पे राजी तो नहीं हो रहा होता, तो फिर जब मिस्टर जैंग मिहो के पसंद नापसंद रूटीन के बारे में बताने लगते हैं तो इस पे वान मान जाता है। मिहो वान और जोहान के साथ बेक्चो के घर पर पहुंचती है जहां वो ऑलरेडी ट्रेनिंग के गेटअप में थी। मिहो भी जब अपनी ट्रेनिंग के ड्रेस में आती है तो वान उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल वॉन्गजुंग की तरह लग रही होती है। बेक्चो फिर मिहो को जंगल की तरफ लेकर जाने लगती है और वान को वहीं पर रुकने के लिए कहती है ताकि उसकी एनर्जी मिहो को कंफ्यूज ना कर सके। और दूसरी तरफ वान जोहान को मिहो के साथ जाने से रोक देता है। बेक्चो मिहो को जंगल के बीच में ले जाती है और समझाती है कि वो जमीन की एनर्जी अपनी बॉडी के थ्रू खींचे। मिहो को समझ तो नहीं आता लेकिन वो जमीन पर बैठ जाती है। बेक्चो से समझाती है कि वॉरियर बनाने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है और बताती है कि इसी तरह 5 तरह की एनर्जीज होती हैं जो पूरी दुनिया को बनाती है और वो है पानी, हवा, सूरज, आसमान और जमीन। तुम्हें अपनी बॉडी में से उन सारी एनर्जीज को कलेक्ट करना है और फिर उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करके रिलीज करना है। मिहो को समझ नहीं आता कि ये कैसे करना है। बेक्चो से कहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो कि मैजिक मार्वल है, जब ये एनर्जी से भर जाएगा तो ये शाइन करेगा और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तुम्हारा पेन भी बढ़ेगा। बेक्चो मिहो को मेडिटेट करने का कहकर वापस आ जाती है जहाँ वान और जोहान उनका वेट कर रहे होते हैं। वान मिहो के पास जाना चाहता था तो इस पे बेक्चो कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम उसे 50 कदम की दूरी से ही देखना। वान जब वहाँ जाके देखता है तो मिहो ट्रेनिंग के ही स्टेप्स को फॉलो कर रही होती है तो वान उसे बस दूर से ही देखता है। इधर बेक्चो जोहान से लकड़ियाँ कटवा रही होती है और बेक्चो जोहान
जोहान को कहती है कि अब चूंकि मीहो जबरदस्ती वॉन्जुंग बनने की कोशिश कर रही है तो उसे बुखार हो जाएगा। अंदर से वो जितनी गर्म रहेगी बाहर से वो उतनी ही ठंडी रहेगी, इसीलिए ट्रेनिंग के बाद उसे हर दिन गर्म पानी से नहाना होगा ताकि उसके अंदर और बाहर का टेम्परेचर बैलेंस रहे। बेगजो फिर इसके बाद जोहान से पूछती है कि आखिर तुम क्यों वॉन्जुंग की पावर्स को जगाना चाहते हो। तो इस पे जोहान कहता है कि वो दुनिया को बचाना चाहता है और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मीहो सही से मेडिटेट नहीं कर पा रही होती और वहाँ पर बोर भी हो रही होती है। तो वान उसके सामने आके उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। मीहो वान के हाथ के सहारे से जमीन से ऊपर उठती है और उसको सर्दी लग रही होती है। तो वान इसको अपना कोट उतार कर पहना देता है और जब ये दोनों जंगल से वापस आते हैं तो जोहान को आग जलाते हुए देखते हैं और जब जोहान इनकी तरफ देखता है तो दोनों कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है, क्योंकि लकड़ियां जलाते हुए उसके मुंह पर कालक लग जाती है। फिर डिनर के टाइम मीहो युमजी के बारे में पूछती है तो बेगजो कहती है कि मैंने उसे उसके फ्रेंड के घर भेज दिया है कुछ टाइम के लिए। और दूसरी तरफ जब ये लोग खाना शुरू करते हैं तो वान और जोहान की मीहो के खाने पर नजर पड़ती है और देखते हैं कि सिर्फ मीहो के ही बॉल में चिकन होता है और दोनों ही इसको लेने की कोशिश में होते हैं, लेकिन बेगजो इन दोनों को ऐसा करने नहीं देती। और अब मीहो हर रोज ही ट्रेनिंग करती थी और वान सिर्फ दूर से ही उस पर नजर रखता था। ट्रेनिंग के साथ साथ मीहो का पेन भी बढ़ने लग गया था और दूसरी तरफ मौसम भी बदल रहा होता है और बर्फ पड़ने लग जाती है और युमजी अचानक से वापस आ गई थी और ये बेगजो के लिए खाने की चीजें लेकर आई होती है। ये लोग खाने बैठते हैं कि तभी वान और बेगजो को कुछ एनर्जी फील होती है और जहाँ पर मीहो ट्रेनिंग कर रही होती है वहाँ पर गुंगतान आ जाता है और छुपकर मीहो को देखता है। मीहो को भी फील होता है और जैसे ही गुंगतान पर नजर पड़ती है तो ये डरने लग जाती है। गुंगतान को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में था और उसे कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो आगे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर एक बच्ची खड़ी होती है जो उसे ही मुसलसल देख रही होती है। पर इससे पहले कि गुंगतान उस बच्ची की तरफ बढ़ता वो फौरन ही बेहोश होके अपनी जगह पर गिर जाता है। जब गुंगतान को होश आता है तो वो देखता है कि वो बच्ची उसी के कंधे पे सर रखकर सो रही होती है। गुंगतान को उसका अपने ऊपर इस तरह सर रखना अच्छा नहीं लगता तो वो अपना खंजर निकालता है उसको मारने के लिए। वो बच्ची अपनी आंखें खोलती है और गुंगतान के हाथों में खंजर देखकर दोबारा से सो जाती है। ये देखकर गुंगतान अपना खंजर वापस रख लेता है और थोड़ी देर बाद उस बच्ची का फादर वहाँ पे आ जाता है और उसे घसीटता हुआ घर ले जाता है। गुंगतान वहाँ से चला जाता है लेकिन वो बच्ची भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर गुंगतान उस बच्ची से उसका नाम पूछता है तो वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम युमजी है। फिर इसके बाद बेगजो पुराना वक्त याद कर रही होती है कि जब वॉन्गजुंग को पता चला था कि गुंगतान और वान को जबरदस्ती डीमन स्लेयर्स बनाने पर मजबूर किया गया था तो वो बहुत दुखी होती है। उस वक्त बेगजो ने उसको समझाया भी था कि डीमन स्लेयर्स बनना ही उनकी डेस्टिनी है, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी है बैरियर बनाकर लोगों को प्रोटेक्ट करना। उस वक्त पर वॉन्गजुंग को अपने पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो वाकई में ही बैरियर बना के लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन इस कश्मकश में वो फिर भी ट्रेनिंग करती रही जैसे अब बिल्कुल मीहो कर रही है। और फिर इसके बाद जब मीहो अकेली बैठकर ट्रेनिंग कर रही होती है तो तभी वहाँ पर गुंगतान भी आ जाता है जो कि इसे चुपके से देख रहा होता है। बेगजो और वान गुंगतान की एनर्जी को वहाँ पे फील कर लेते हैं और इसके फौरन बाद ही वान जोहान को लेकर फौरन वहाँ से निकलता है मीहो के पास। और दूसरी तरफ मीहो भी गुंगतान की एनर्जी को फील कर लेती है और इसे मालूम हो जाता है कि कोई इसके पास है। और जैसे ही गुंगतान मीहो के करीब बड़ा होता है उसी वक्त मीहो की बॉडी से एक बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आती है और जब ये एनर्जी गुंगतान फील करता है तो उसे उस वक्त की याद आती है कि जब वॉन्गजुन ने उसे अपनी एनर्जी से जमीन के अंदर सील कर दिया था। गुंगतान इस एनर्जी से थोड़ा डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जब वान मीहो के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ पे कहीं भी गुंगतान नजर नहीं आता तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और जोहान गुंगतान के पीछे जाता है। पर गुंगतान के बिल्कुल पास खड़े होने के बावजूद भी जोहान उसको देख नहीं पाता और फिर थोड़ी देर बाद भी जोहान मीहो और वान के पास पहुंच जाता है। मीहो बेहोश थी पर इसके बावजूद भी उसके पैर जमीन पर ना थे और वो हवा में थी। वान मीहो की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन जोहान उसे रोकता है क्योंकि मीहो के चारों तरफ एक शील्ड सा बना हुआ था। लेकिन वान जोहान की बात नहीं मानता और आहिस्ता आहिस्ता से वो शील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है। और उसी वक्त मीहो को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसने वान से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगी। उससे उस वक्त ये भी
बात याद आ जाती है कि जब वो मरने वाली थी तो उसने वान से वादा किया था कि उसका वेट करे और बोला था कि वो वापस आएगी उसे बचाने के लिए। और इसके थोड़ी देर बाद उसके पांव जमीन पे लग जाते हैं और इसका शील्ड भी टूट जाता है और वान दौड़ के इसके पास जाता है तो मीहो इसे बताती है कि उसने अभी कुछ याद आया है। तो वान इसे कहता है कि तुम्हें क्या याद आया, पर ऐसे में मीहो इसे जवाब नहीं देती, बस इसे देख रही होती है। और दूसरी तरफ गुंगतान लैदा बैठा होता है और इसके हाथ कांप रहे होते हैं और खुद से कहता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मेरे मन में उसका डर है। फिर वो हर बैंक के एक स्टैचू में अपना ब्लड लगाता है जिससे स्टैचू टूट जाता है और उसमें से ब्लैक शैडो निकलने लगता है। वान और बिगजू भी इन ब्लैक शैडोज को देखते हैं। ये ऐसे ही लोगों की बॉडीज के अंदर जाने लगता है जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। बिगजू वान से पूछती है कि वो गुंगतान ही था ना, तो इस पे वान बिगजू को हाँ कहता है। तो बिगजू कहती है इसका मतलब ये कि अब वो एक इवल स्पिरिट बन चुका है। और बिगजू कहती है कि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, एक बार मीहो की सारी मेमोरीज वापस आ जाए तो वो वोंगजुन बन के ही रहेगी, क्योंकि मीहो तो उसका बस एक शेल है, असल में तो वो वोंगजुन ही है। बिगजू वान को कहती है कि तुम मीहो को ज्यादा प्यार मत दिखाओ, कि इस तरह वो फोकस नहीं कर पाएगी। बिगजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तो ऐसे में वान, जोहान और मीहो वापस अपने घर आ जाते हैं और इस टाइम मुसलसल वान मीहो को अवॉइड कर रहा होता है बिगजू के कहने पर। तो मीहो वान को कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। तो वान मीहो को देखकर कहता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए जाना होगा उन लस्ट डीमंस को मारने के लिए जो अभी कुछ देर पहले निकले हैं। और दूसरी तरफ सूर्यन घर वापस आ रही होती है तो अचानक से एक शैडो आकर उसके अंदर घुस जाता है और वो जहाँ से आ रही होती वापस वहीं पे जाने लग जाती है। और इसके बाद वो अपनी स्कूल की बिल्डिंग की छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके बिल्कुल साथ में एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। युमजी फौरन से भागकर सूर्यन के पास आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब आती है सूर्यन छत से छलांग लगा देती है। उसी वक्त मीहो की भी नींद से आंख खुल जाती है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है। सूर्यन के मरने से युमजी रोने लगती है और युमजी गुंगतान से पूछती है कि इतने लोगों में आखिर सूर्यन ही क्यों। तो गुंगतान कहता है क्योंकि वो खास थी। गुंगतान फिर युमजी को साथ चलने को कहता है तो युमजी अपने आंसू पहुंचकर उसके साथ चलने लगती है। अगली सुबह मीहो स्कूल के लिए जा रही होती है तो जोहान उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। और फिर इस तरह जोहान मीहो के साथ चला जाता है। और जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो जोहान देखता है कि एक जगह बहुत से स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, तो वो वहां जाके चेक करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और पहले जाके खुद देख लेता है। और जब मीहो भी देखने जा रही होती है तो जोहान इसे मना कर रहा होता है कि तुम मत देखो, लेकिन मीहो देख ही लेती है कि वहाँ पर सूर्यन की डेड बॉडी पड़ी होती है। सूर्यन का पता चलने के पास वान मीहो के पास आता है तो मीहो वान से कहती है कि सूर्यन तब ठीक हो गई थी, उसने तो वापस जिंदगी की तरफ आना शुरू कर दिया था, लेकिन देखो आखिर क्या हो गया। लेकिन वान जाने वाला होता है तो तभी मीहो इसको रोकती है। तो मीहो इसे पकड़ के कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो वान कहता है कि तुम भूल गई हो कि मैं आखिर क्या हूँ, मैं डीमन स्लेयर हूँ जो कि दूसरे लास्ट डीमंस को खत्म करता है, मैं इंसान नहीं हूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये बोलकर वान वहाँ से चला जाता है और फिर इसके बाद बहुत से लोगों के अंदर वो ब्लैक शैडो आ जाता है जिससे सारे ही लोग पोजेस होने लगते हैं। इसके बाद मीहो घर से निकल रही होती है कि जोहान उसे रास्ते में रोक लेता है। तो मीहो इससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सूर्यन सुसाइड कर सकती है, मैं स्कूल जा रही हूँ ताकि सर्विलेंस टेप और विटनेसेस का पता लग सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मीहो जोहान के बगैर ही वहाँ से अकेले निकल जाती है तो जोहान मिस्टर जैंग के साथ उसके पीछे निकलता है। और जब मीहो स्कूल पहुँचती है तो उसे अजीब सी एनर्जीज फील होती है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचे या करे मीहो खुद पोजेस हो जाती है और मीहो को फिर वो सारे ही लोग दिखने लग जाते हैं जो उसकी वजह से मरे थे। ये सब कुछ मीहो को उस मॉन्स्टर की वजह से दिख रहा होता है। और दूसरी तरफ गुंगतान युमजी को उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है कि उस मॉन्स्टर का नाम गुनसुन से है और मजीद बताता है कि वो लोगों के डार्क साइड यानी इवल साइड को बाहर लाता है जिससे लोग खुद में ही स्ट्रगल करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जब मीहो छत पे होती है तो उसे ऐसा दिख रहा होता है कि जैसे उसने सूर्यन का हाथ पकड़ा हो और वो छत से नीचे लटक रही हो। उसे बचाने के चक्कर में मीहो गिरने वाली थी, लेकिन इतने में मिस्टर जैंग और जोहान वहाँ पे आ जाते हैं और इसे ऊपर खींच लेते हैं। मिस्टर जैंग और जोहान मीहो को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं कि जोहान को क्लासरूम से चीखों की आवाज आ रही होती है। वो जाके देखता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पोजेस थे किसे कूद रहे होते हैं। जोहान अंदर जाता है और कुछ स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि लेकिन दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था जो वहाँ पे पोजेस हो गए थे। तभी जोहान को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर जैंग को कहता है कि वो स्कूल के लाउड स्पीकर से प्रेयर्स को पढ़ना शुरू करें। उन होली प्रेयर्स को सुनने के बाद सारे ही जो स्टूडेंट्स होते
हैं वो स्कूल से बाहर भागने लगते हैं। जोहान उनके पीछे जाता है तो तभी वहाँ पे वान भी आ जाता है। जोहान अपने एग्जॉर्सिस्ट वाली पावर से पानी को प्यूरिफाई कर देता है और वो पानी तमाम स्टूडेंट्स पर फेंकने लगता है। तो तभी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वान ने एक शील्ड बना रखा होता है वहाँ पे, जिससे वो लोग वहाँ से भाग नहीं पाते और ऐसे में जोहान सबको बचा लेता है। गुंगतान ये सब कुछ दूर से खड़ा देख रहा होता है और युमजी भी इसके पास होती है, पूछती है कि फिर मीहो को आखिर क्या हुआ, वो मरी या नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ या नहीं। गुंगतान कहता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से ही तुम उसकी ऐसी हालत बना सके हैं। मीहो तुम्हारी फ्रेंड सूर्यन की शायद बहुत ही ज्यादा केयर करती थी, तभी उसकी हालत ऐसी है। युमजी कहती है कि आप ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते, आखिर लास्ट डेमंस को बुलाने के बजाय आप खुद ही मीहो को क्यों नहीं मार देते। एक्चुअली सूर्यन के मरने से युमजी काफी दुखी थी, तो गुंगतान इस बात का जवाब नहीं देता और वो युमजी से पूछता है कि अगला हेरो बैंक कहाँ पे है। युमजी कहती है कि अभी तो मुझे मालूम नहीं। तो गुंगतान इससे थोड़ा बदतमीजी से बात करता है, जैसे इसको धमका रहा हो, और कहता है कि पता करो नहीं तो मुझे तुम्हारी ग्रैनी से पूछना पड़ेगा। युमजी जब वापस घर जा रही होती तो रास्ते में ही इसको इसकी ग्रैनी मिल जाती हैं और दोनों घर वापस आते हुए बातें करने लग जाते हैं। उनकी बात से ये पता चलता है कि युमजी इसकी ग्रैनी को तब मिली थी जब वो 13 साल की थी। बेगजो ने इसको 13 साल की उम्र में अपने पास रख लिया था और फिर तब से अब तक इसका ख्याल रखने लगी। बेगजो उन दिनों को याद कर रही होती है तो युमजी कहती है कि आपको अचानक से क्या हो गया है। बेगजो से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों रख लिया था, मैं ये चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं। युमजी को ये सब कुछ सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होता है तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है, तो फिर अपनी ग्रैनी के साथ वापस घर जाने लगती है। वान उसी जगह जाता है जहाँ पे बचपन में इसको और गुंगतान को कैद करके रखा जाता था। जब ये वहाँ पहुँचता है तो गुंगतान वहाँ पे पहले से ही मौजूद होता है। तो गुंगतान इसकी तरफ देख कर कहता है कि कुछ टाइम पहले ये जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी हुआ करती थी और उसके साथ साथ आरामदेह भी, पर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब और बुरी लग रही है। तो फिर गुंगतान वान से कहता है कि तुम अभी तक इस तरह की जगह पे क्यों रह रहे हो। तो वान इसकी बात को इग्नोर करता है, जवाब नहीं देता, लेकिन गुंगतान फिर से कहता है कि तुम सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए यहाँ पे रहते हो, और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकता कि पहले तुम उनको ऐसे खत्म कर देते हो और बाद में उन्हीं के स्टोन टावर्स बनाते हो। क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, जिन्होंने हमें ऐसी जगह पे बंद करके रखा हुआ था असल में वो ही लोग जंगली थे। क्या तुम्हें ये सब सोचते हुए अजीब और बुरा नहीं लगता। तो गुंगतान से कहता है कि वान इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है, हमें तो बस ऐसा करने को कहा गया था और हम वही कर रहे थे। तो वान गुंगतान से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि मासूम लोगों को मारता है सिर्फ अपने मजे के लिए। और इतना कहने के बाद ही वान गुंगतान पर हमला कर देता है, उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वान गुंगतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरी तरफ मीहो अपने कमरे में सो रही होती है और जोहान इसे कमरे में देखने आता है कि ठीक है या नहीं। और कमरे से आने के बाहर जोहान की नजर वान पे पड़ती है जो कि सोफा पे बैठा होता है और वो सही नहीं लग रहा होता। तो जोहान वान से कहता है कि तुम सही नहीं लग रहे, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रही है। फिर इसके बाद जोहान वान से कहता है कि आखिर ये क्या था, क्या ये एक शैडो था या फिर एक गोस्ट, ये जो भी था लेकिन ये लास्ट डीमन से तो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ था। इस मॉन्स्टर के पास शायद कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इंसानों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। तो वान फिर कहता है कि ये गुनसन से है, ये एक इविल स्पिरिट है जो कि इस जेजू आइलैंड पे बहुत देर से मौजूद है और कहता है कि कभी भी इतना इविल नहीं था, लेकिन यकीनी तौर पर लास्ट डीमंस ने इनके ऊपर टेक ओवर कर लिया है जैसे बेंजली पे भी कर लिया था। तो इस पे जोहान कहता है कि हम इन्हें फिर कैसे खत्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत से वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक वर्कर अपनी जान लेने पर तुला होता है क्योंकि वो गुनसन से के कब्जे में है। और तभी वहाँ पर वान आ जाता है जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। और तभी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि वान जोहान को कह के आया था कि मैं उस मॉन्स्टर से खुद ही निपट लूंगा, तुम बस मीहो का ध्यान रखना। और जब वान वहाँ से चला जाता है पता चलता है कि गुंगतान जो है वो जोहान पर नजर रखे हुए है और जो गुंगतान है वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ जो औरत गुनसन से के कब्जे में है वो सुसाइड करने जा रही होती है। तो उसी दौरान जोहान को कुछ बैड एनर्जीज फील होती हैं, तो ये चेक करने के लिए जोहान वहाँ से बाहर जाता है। और दूसरी तरफ मीहो सो रही होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे प्यास लगी होती है, लेकिन उसकी टेबल पर पानी मौजूद नहीं होता। तो वो उठने लगती है तो सामने जब उसकी नजर पड़ती है तो इसे सोजन दिखाई देती है और सोजन को देख के मीहो रोने लग जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है, जबकि ये सोजन नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर है। और इसके बाद मिस्टर जैंग मीहो को उसके रूम में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मीहो वहाँ पे नहीं होती। तो वो ये देख के परेशान हो जाते हैं, मीहो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और जबकि मीहो तो अभी तक सोजन का पीछा कर रही है, लेकिन असल में वो सोजन नहीं बल्कि गुनसन से है। और थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग वहाँ पे आ जाते हैं जो कि मीहो को आगे जाने से रोक देते हैं, लेकिन मीहो मुसलसल यही बात कर रही होती है कि सामने सोजन खड़ी है। पर जबकि
मिस्टर जैंग को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन कैसे तैसे करके मिस्टर जैंग उसको वहां से ले जाते हैं और दूसरी तरफ जोहान उस औरत को सुसाइड करने से बचा लेता है। और फिर दूसरी तरफ मिस्टर जैंग मियो को अंदर ला रहे होते हैं तो ये अपने घर की लॉबी में आके एकदम से रुक जाती है और तभी जोन सा गुंसन से होता है वो इसको कहता है कि तुम्हें अभी भी क्या इस बटलर जैंग पर भरोसा है? तो फिर इसकी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर इस तरह से मियो को फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग और जोहान दोनों होते हैं, जहाँ मिस्टर जैंग के पास प्रिस्ट की पेंटिंग्स होती हैं और मिस्टर जैंग जोहान से ये कह रहे होते हैं कि मियो सिर्फ एक शेल है और उसके अंदर वॉन्जोंग है और मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं वॉन्जोंग की पावर्स उसके अंदर वापस लेके आऊँ और इसीलिए मैं मियो को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और ये सब कुछ पता लगने के बाद मियो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो ये समझने लग जाती है कि मिस्टर जैंग ने उसको धोखा दिया है। और मियो फौरन स्टडी में जाके वो पेंटिंग्स को देखती है और जब मियो को वो पेंटिंग्स मिल जाती हैं तो मियो मिस्टर जैंग से सच्चाई का मालूम करती है और कहती है कि प्लीज ये कह दें कि आपने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, कि आप कभी भी मेरे पास इस मकसद से नहीं आए थे कि आप मुझे वॉन्जोंग में बदल देंगे। मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे पीटर फादर के नाम से बुलाया जाता था पहले, मैं भी जोहान की तरह एक एग्जॉस्टिस था, मेरे टाइम पे जितने भी प्रीस्ट्स थे और जिनको मिशंस मिले थे मैं उनमें से वही था जो कि बचा था और हमारा मिशन ये था कि तारमा को लास्ट डीमन से प्रोटेक्ट करना है। और जबकि मैं सरवाइव कर गया था तो फिर मेरा मिशन ये बन गया था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूं जिसके पास वॉन्जोंग्स की पावर है। तो इस पे मिहो कहती है कि आप आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद मिहो गुस्सा होती है, कहती है कि आप मेरी नजरों के सामने से चले जाइए, बल्कि इस घर से ही चले जाइए, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। और जब मिहो मिस्टर जैंग को घर से जाने का कह रही होती है तो तभी वान आता है, क्योंकि मिहो के पीछे गुनसन से खड़ा होता है और वान फौरी तौर पर अपने खंजर से उस पर हमला करता है और मिस्टर जैंग मिहो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, पर वान उस स्पिरिट को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बार बार गायब हो ही जा रही होती है। और सबके बाद मिहो अपने रूम में वापस आ जाती है और उससे शीशे में वॉन्जोंग दिखाई देती है और शीशे में वॉन्जोंग को देख के मिहो कहती है कि जितने भी लोग अब तक मरे हैं वो सारे के सारे तुम्हारी वजह से मरे हैं, जिस किसी ने भी मुझे अब तक धोखा दिया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दिया, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वहाँ दूसरी तरफ वान जोहान को कहता है कि मैंने तुम्हें मिहो को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा था। तो इस पे जोहान कहता है कि यहाँ पे एक ऐसी सोल थी जो कि वाकई में ही अपनी जान बचाना चाहती थी, तो इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। तो इस पे वान जोहान को कहता है अगर तुम्हारे पास बातें करने का टाइम है तो इससे अच्छा कि तुम पहले गुनसन से को ढूंढो। तो फिर इसके बाद जोहान अपनी पॉकेट से एक व्हाइट स्टोन निकालता है, उसको यूज करते ही जोहान की आंखें ब्लू हो जाती हैं और उसे वो इनविजिबल मॉन्स्टर भी दिखाई दे रहा होता है और जोहान उसे वही स्टोन मारता है जिसकी वजह से वो विजिबल हो जाता है और वान इतनी देर में उस पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ मिहो अपने कमरे की बालकनी में आती है और यहाँ पे आके साइड करने वाली होती है और जैसे ही मिहो वहां से छलांग लगाती है तो कोई इसका हाथ आके पकड़ लेता है। तो जब मिहो ऊपर देखती है तो इसे वॉन्जोंग दिखाई देती है और जैसे ही मिहो वॉन्जोंग का हाथ पकड़ती है उसे वॉन्जोंग का सारा पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो ट्रेनिंग किया करती थी और वो कैसे गुंगतान और वान को खाना दिया करती थी और इसका सारा पास्ट जो कुछ वान और गुंगतान के साथ हुआ है वो सब भी, और जो मॉन्क्स ने वान और गुंगतान के साथ ज्यादतियां की थी वो सब भी, और किस तरह से वॉन्जोंग मरी थी। लेकिन इस सबको देखने के बाद मिहो को वान नजर आता है क्योंकि जिसका हाथ इसने थामा होता है वो वॉन्जोंग नहीं बल्कि वान होता है और आखिरकार वान उसे ऊपर खींच लेता है। और फिर इसके बाद मिस्टर जैंग अपना सभी सामान पैक कर रहे होते हैं और खुद से यही कह रहा होता है कि मिहो मेरी फैमिली और मेरा घर बार सिर्फ तुम ही थी, मेरा हरगिज तुम्हें धोखा देने का कोई मकसद नहीं था। और तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और मिस्टर जैंग से पूछता है कि आखिर अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि मैं एक जरूरी चीज वापस लेने जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं और जोहान को कह के जाते हैं कि अब जबकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हें मिहो का ध्यान रखना होगा। और उनके जाने के बाद जोहान मिहो और मिस्टर जैंग की फोटो देखता है और उसे मालूम होता है कि जब ये बच्ची थी तब से अब तक मिस्टर जैंग मिहो के साथ थे। और दूसरी तरफ मिहो वान को बताती है कि मैं थोड़ी देर पहले वॉन्जोंग से मिली थी और मुझे सब कुछ याद आ गया जो कुछ भी हुआ है और मुझे मालूम है कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ, तुम तो बस उसे बचाना चाहते थे। और फिर मिहो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ याद आ गया लेकिन फिर भी मुझे ये याद नहीं आया कि अपनी पावर्स को कैसे यूज करूं, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं वॉन्जोंग नहीं बन सकती, मैं उस बैरियर को बनाने के काबिल नहीं हूँ। और गुंगतान वहाँ बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और जब उसे पता चलता है कि मिहो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती और अपनी मेमोरी वापस आने के
के बावजूद भी तो वो उसकी तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए और कहता है कि ये तो सिर्फ एक शेल ही है, इसके पास कोई पावर्स नहीं, तो अब इस पे हमला करना चाहिए। तो तभी वान ये देख लेता है और मीहो को बचाता है और मीहो को एक साइड पे करके वान और गुंगतान लड़ने लग जाते हैं और वान इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है क्योंकि गुंगतान बहुत ही बुरी तरह से इसको मार रहा होता है। तो गुंगतान इसे कहता है कि ये सिर्फ एक शेल है, तो आखिर तुम इसको क्यों बचा रहे हो, तुम एक कम ज़र्फ और कम हैसियत इंसान को क्यों बचा रहे हो। इस पे वान कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ उसे बचाना क्योंकि मैं एक खतरनाक इंसान हूँ, मुझे उसे बचाना ही है ताकि मैं भी इंसान बनकर रह सकूं। और तभी गुंगतान वान के खंजर से मीहो पर हमला करता है, लेकिन तभी उसके अंदर से वैसे ही एक एनर्जी बाहर आती है जो कि गुंगतान की एनर्जीज को भी मात दे देती है और तभी उस वक्त वान मीहो के आगे आ जाता है और वो खंजर जो है वान को लग जाता है और इस तरह दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। और तभी जोहान को कुछ आवाजें आती हैं तो वो दौड़कर मीहो के कमरे में आता है, तो वहाँ पर तो हर चीज ही बिखरी हुई होती है और जब वो रूम को ऐसे देख रहा होता है तो उसे वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वही एक क्रिएचर नजर आता है जो कि लास्ट डीमन से निकलते हैं। तो जोहान उस क्रिएचर की मेमोरीज देखने लग जाता है तो उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले इस रूम में हुआ होता है। और फिर इसके बाद मीहो और वान को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों गुफा में होते हैं और जैसे ही वान को होश आता है तो मीहो बहुत ज्यादा खुश होती है, तो गले लगा लेती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। और दूसरी तरफ यमजी गुंगतान के अड्डे पे जाती है और वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होते हैं जिन्हें गुंगतान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मीहो और वान एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तो मीहो इससे बातों बातों में पूछती है कि अगर तुम डीमन स्लेयर्स ना होते, लास्ट डीमंस को ऐसे ना खत्म करते तो फिर तुम क्या करते। तो वान कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया ही नहीं देखी जहाँ पे लास्ट डीमंस ना हो। तो ऐसे में मीहो कहती है कि तुम जरा सोचो कि तुम मुझे जैसी खूबसूरत प्रीशियस सी लड़की को प्रोटेक्ट करते। और ये कहते कहते वान के कंधे पर सर रखकर बातें करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गुंगतान अपने अड्डे पे आ जाता है और यमजी से कहती है कि मीहो मरी या नहीं। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होता। गुंगतान बेकाबू हो जाता है और इसी तरह से बाकी लोगों को खत्म करने लग जाता है। यमजी गुंगतान का ये रूप देखकर एकदम से डर जाती है, तो वो उस बच्चे को वहाँ से लेकर फौरन उस जगह से बाहर चली जाती है। बाहर आती है तो सामने रोड होती है, तो रोड पर एक गाड़ी इसके सामने आ रही है और ये रोड के दरमियान में ही रुक जाती है जिसकी वजह से उस गाड़ी को भी ब्रेक लगानी पड़ती है और युमजी वहाँ पर ही इस बेबी को रखकर भाग जाती है बिगजो के पास। तो बिगजो से देख के कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो गुंगतान यहाँ पर आ जाएगा। तो युमजी बिगजो को कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया है, और कहती है कि आप यहाँ से बहुत दूर चली जाए जहाँ पर वो आपको ढूंढ ना सके। ये सब सुनकर भी बिगजो बहुत ज्यादा कूल और काम खड़ी होती है और युमजी को कहती है कि चलो आओ अंदर चलें, जाकर खाना खाते हैं। युमजी ये बात समझ आती है कि बिगजो को पहले से ही उसके गुंगतान के बारे में पता था। तो युमजी रोते हुए बिगजो को कहती है कि अगर आपको ये सब कुछ पहले से मालूम था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। तो इस पे बिगजो से कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारा दिल टूट गया था, तुम्हें देखकर मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हुआ था और मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहती थी ताकि तुम और मजबूत बना, और मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहती थी ताकि जिस अजियत और दुख से तुम पहले गुजरी हो तुम्हें वो दोबारा ना मिले, और अब जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी ही गलती है, मैं एक इंसान का भी ध्यान नहीं रख पाई। बिगजो युमजी को कहती है कि मैं तब से यहाँ पे हूँ जब तामरा बना था, मैं तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ पर लाई थी और मैं बस यही चाहती थी कि तुम कभी दूसरे बच्चों के लिए ऐसा कर सको। बिगजो की बातें सुनकर युमजी को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है, तो वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। जंगल में उसे गुंगतान मिलता है जो बिगजो के घर की तरफ जा रहा था। तो युमजी गुंगतान को रोककर कहती है कि मैं जानती हूँ कि बचे हुए हेरोबैंक्स कहाँ हैं, तो आपको ग्रैनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो गुंगतान रुककर युमजी को कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी ग्रैनी ने बताया नहीं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। मैं भी तो एक बच्चा ही था, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द से गुजारा गया कि मुझे ये तक भूल गया कि दिन कब होता है और रात कब। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इग्नोर किया इस चीज को, और अब वक्त आ गया है कि उसे अपनी गलती की सजा मिल जाए। युमजी गुंगतान का हाथ पकड़कर उसे रोकती है कि वो इसकी ग्रैनी के पास ना जाए। तो गुंगतान कहता है कि ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो खुद यहाँ पर आएगी और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तो अब आगे जो भी कुछ होगा उसमें कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार होगी। दूसरी तरफ मीहो वान के साथ उसी गुफा में होती है और उसे वहाँ पर एक खूबसूरत सा हिरन दिखाई देता है। मीहो उस हिरन के पीछे जाने लगती है तो तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब ये कि मीहो ये सब एक ख्वाब में देख रही थी, पर उससे अपना ख्वाब बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा होता है। तो वो उठ के वैसे ही और जैसे ही मीहो उस गुफा से बाहर निकलती है तो इसकी बॉडी से भी अजीब किस्म की एनर्जी बाहर आती है और
इस पावर के निकलने के बाद और उसे एक अजीब सी एनर्जी अपने जिस्म में फील होती है और उसे जैसे समझ आ गया हो कि उसे अब क्या करना है। और थोड़ी ही देर बाद मीहो बैरियर बनाने लगती है। वान को मीहो की एनर्जी फील होती है तो वान इसे आके रोक देता है। तो मीहो खुश होके वान को कह रही होती है कि तुमने क्या अभी देखा मैंने जो किया, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करने से बैरियर बना लूंगी। तो वान मीहो को कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मीहो इसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में चली जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों। तो वान मीहो को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। वान मीहो को ये सब कुछ इसलिए कहता है क्योंकि वॉन्जोंग की मेमोरीज आने के बाद मीहो का वजूद खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद बिगजो गुंगतान के अड्डे पर जाती है युमजी को लेने के लिए। गुंगतान बिगजो को अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है लेकिन उन पावर्स का बिगजो पर कोई भी असर नहीं होता। बिगजो गुंगतान पर चिल्लाती है और कहती है कि युमजी को मेरे हवाले कर दो। गुंगतान अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर युमजी को बिगजो के सामने ले आता है और बिगजो से कहता है कि तुम जानती हो ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बचे हुए सारे हैरो बैंक्स के लोकेशंस का बताओ। बिगजो बताने से इनकार कर देती है तो गुंगतान युमजी को टॉर्चर करने लग जाता है अपनी पावर्स की मदद से। ऐसी हालत में भी युमजी गुंगतान से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी ग्रानी को कुछ मत करना, उन्हें तुम जाने दो, इस सब के बदले में तुम मेरी जान ले लो। और दूसरी तरफ जोहान वान और मीहो को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। जोहान बिगजो के घर भी जाता है पर इसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। बिगजो के चिल्लाने से हैरो बैंक्स के जो स्टैचूज थे वो वाइब्रेट करने लग गए थे क्योंकि बिगजो ने उन स्टैचूज को खुद बनाया था और जो तकलीफ बिगजो को हो रही थी वो तकलीफ स्टैचूज भी फील कर रहे थे जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन महसूस की जा रही थी। और इस सब से जोहान समझ जाता है कि बिगजो खतरे में है। और दूसरी तरफ गुंगतान भी हैरो बैंक्स की एनर्जी को फील कर लेता है। तो इस पर गुंगतान कहता है कि ऐसी बात है तो दोबारा ट्राई करते हैं, इससे पहले कि गुंगतान युमजी पे दोबारा अपने चाकू से वार करे कि साथ ही में एक और चाकू पड़ा होता है जिससे युमजी गुंगतान के अंदर खौंप देती है और कहती है कि तुम मेरी ग्रानी को अकेला छोड़ दो। और युमजी गुंगतान से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत अफसोस है। और ये बात सुनकर गुंगतान को गुस्सा आ जाता है और गुंगतान युमजी को जोर से मारता है जिससे युमजी दूर जाके गिरती है। गुंगतान युमजी की तरफ फिर से आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है। तो जोहान बिगजो के पास आके कहता है कि आप युमजी का ध्यान रखें। तो गुंगतान जोहान को कहता है कि फाइनली मेरी तुमसे मुलाकात हो ही गई। तो जोहान ये सुनने के बाद कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो गुंगतान इसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तो नहीं बल्कि तुम्हारे भाई को जरूर जानता था। ये सुनते ही जोहान अपनी तलवार निकाल लेता है। तो गुंगतान कहता है कि अब तुम अपनी तलवार से क्या करने वाले हो, जिस पे जोहान कहता है कि ऑफिशियली तो मैं मीहो को बचाने वाला हूँ पर अनऑफिशियली मैं अपने भाई का बदला लूंगा। और फिर ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। गुंगतान इससे कहता है कि तुमने मुझे वान की तरह कमजोर समझ रखा है। गुंगतान जोहान को बहुत इजीली हरा देता है। आखिर में बिगजो युमजी की ऐसी हालत देख नहीं पाती और गुंगतान को सब बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। बिगजो अपनी पावर से एक पोर्टल बनाती है वहाँ के लिए जहाँ पर हैरो बैंक्स के स्टैचूज हैं। गुंगतान उस पोर्टल के थ्रू वहाँ जाता है और वहाँ पे जितने भी स्टैचूज होते हैं उन सबको तोड़ देता है और वापस आकर ये बिगजो में अपना खंजर घुसा देता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी तुमने हमारे साथ जो कुछ भी होता रहा वो वहाँ पे आसानी से और चुपचाप रहकर देखा और इस सब में तुमने उनका साथ दिया। जैसे ही गुंगतान बिगजो में अपना खंजर खोंपता है तो मौसम भी बदलना शुरू हो जाता है जिससे वान को ये फील होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वान फौरन से मीहो का हाथ पकड़ के उसे उसी गुफा में अंदर ले जाता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर एक शील्ड बना देता है और मीहो को वहीं पर रुकने का बोलकर ये वहाँ से खुद चला जाता है। तो जब इसके बाद वान गुंगतान के अड्डे पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले वहाँ पर जोहान मिलता है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। वान फिर इसके बाद बिगजो के पास जाता है जो कि मरने ही वाली थी। तो बिगजो वान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए, तुम्हें तो मीहो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वान बिगजो को कहता है कि आप उसकी फिक्र मत करें, वो बिल्कुल महफूज है। तो बिगजो वान को देखते हुए कहती है कि मुझे उस वक्त तुम सब के साथ जो कुछ हुआ उसे इग्नोर करने की अब सजा मिल रही है। और इसी दौरान युमजी भी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वान को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि बिगजो वाकई में मर गई है। और दूसरी तरफ जहाँ मीहो होती है वहाँ पे उसका शील्ड अचानक से टूट जाता है और मीहो देखती है कि उसके सामने वॉन्जोंग खड़ी थी और वॉन्जोंग इसके आगे आगे जाना शुरू कर देती है। तो मीहो भी उसका पीछा करती है और दूसरी तरफ वान को एक विजन आता है जहाँ उसे बिगजो दिखाई देती है जो उसे कह रही होती है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मीहो अब तक वॉन्जोंग नहीं बन पाई और उसे अब तक उसके पावर्स नहीं मिले, इस सब की रीजन तुम हो। और वॉन्जोंग मीहो को कहती है कि तुम्हारे अंदर एक मार्वल है जिसे मैजिक मार्वल कहते हैं बैरियर बनाने के लिए। वॉन्जो और बिगजो मीहो और वान को बताते हैं कि अब तक मीहो के पूरे पावर्स इसके
पास नहीं आए हैं क्योंकि मार्वल अभी तक पूरा नहीं है। वान ने जब मीहो के अंदर खंजर घोंपा था तो तब वो मार्वल टूट गया था और एक छोटा सा टुकड़ा वान के अंदर चला गया था और इसीलिए वान जब भी मीहो के आसपास होता है तो वो कमजोर फील करता था क्योंकि उसके अंदर इंसानियत भरने लगी थी। वान बिगजो से पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा कि मार्वल वापस से पूरा हो जाए। तो बिगजो वान को कहती है कि अब चॉइस तुम्हारे पास है कि अगर तुम अपने अंदर के मार्वल का टुकड़ा मीहो को देते हो तो उसकी पावर्स वापस आ जाएंगी, पर तुम्हारे अंदर जितनी भी इंसानियत है वो सब खत्म हो जाएगी और इस तरह से तुम्हारे अंदर का लस्ट डीमन बाहर आ जाएगा। वान कहता है कि अगर इसके बाद मीहो अपनी लाइफ जी पाएगी तो इससे मुझे कोई एतराज नहीं। और दूसरी तरफ वनजंग भी मीहो को यही बात बता रही होती है तो मीहो वनजंग को कहती है कि अगर मैं मार्वल का वो टुकड़ा एक्सेप्ट ना करूं और जितना मेरे पास है उसी से बैरियर बनाने की कोशिश करूं तो तब ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं। वनजंग मीहो को बताती है कि ऐसा करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इस पर मीहो वनजंग को कहती है कि इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल है और अगर मैं ऐसा करूंगी तभी वान इंसान बनकर रह पाएगा, वरना मार्वल के टुकड़े को निकालने से वो लास्ट डीमन बन जाएगा और जैसे ही मैं बैरियर बनाऊंगी तो वान उस बैरियर के अंदर चला जाएगा। वान और मीहो दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार थे। बिगजो वान का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से ही युमजी और बिगजो की लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आए थे। बिगजो के जाने के बाद युमजी बहुत ज्यादा दुख और गिल्ट में थी। वो वान को कहती है कि तुम मुझे खत्म कर दो। वान युमजी से कहता है कि बिगजो की डेथ उनके चॉइसेस की वजह से हुई है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वान जब वहाँ से जा रहा होता है तो युमजी चिल्ला कर कहती है कि प्लीज तुम मरना मत, तुम जिंदा ही वापस आना। वान को दिखाया जाता है जो ये याद कर रहा होता है कि जब वो और गुंगतान जेल में हुआ करते थे तब वॉन्जुग उनके पास आई थी और वॉन्जुग ने आकर इन दोनों को एक आदमी की कहानी सुनाई थी। वो आदमी कर्ज था और उससे कहा गया था कि तुम इस कर्ज से तभी बाहर निकल पाओगे जब वो अपने सामने आने वाले 1000 लोगों को मार देगा तब। और उसके बाद से ही वो आदमी अपने आने वाले सामने हर इंसान को मारता चला जाता था और ऐसे करते करते उसने 999 लोगों को खत्म कर दिया था। पर तब उस आदमी की माँ जो कि इसका वेट कर रही होती वो सामने आ जाती है। अब उस आदमी को 1000 लोग कत्ल करने के लिए अपनी माँ को मारना पड़ना था तो तभी उसके सामने बुधा आ गए थे और उन्होंने उस आदमी को अपनी माँ को मारने से रोका था। उसके बाद से वो आदमी सिर्फ अच्छे काम करने लग गया और इस सब के बाद उस आदमी को सुकून मिल गया था। कहानी सुनने के बाद वान वॉन्जुंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें भी इस तरह से माफी मिलेगी? तो वॉन्जुंग इसके जवाब में कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम लोग को माफी मिलेगी क्योंकि तुम दोनों ने इतनी तकलीफ और दर्द सही है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जोहान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है कि उसको ऑक्सीजन लगी होती है। बेहोशी की हालत में भी वो अपनी गुंगतान की फाइट को ही याद कर रहा था। मिस्टर जैंग और वो जोहान के पास आके उससे कहते हैं कि तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है और अब बारी मेरी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की। मिस्टर जैंग जब जोहान के कमरे से जा रहे होते हैं तो उसके कमरे से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है और फिर इसके बाद मीहो कहीं जा रही होती है कि अचानक से उसके सामने बहुत सारे लस्ट डीमंस आ जाते हैं जो कि उसी की तरफ दौड़ रहे होते हैं और मीहो तक पहुंचने से पहले ही वो सारे लस्ट डीमंस ब्लास्ट हो जाते हैं। मीहो ये सब देख के थोड़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो इससे थोड़ी दूर खड़े मिस्टर जैंग दिखाई देते हैं तो इसे मालूम होता है कि उन्होंने इन लस्ट डीमंस को अपनी गन से शूट किया है और मिस्टर जैंग इसके पास आकर इसको एक गन देते हैं और कहते हैं कि तुम रखो और इसमें जो बुलेट्स हैं उनमें हॉली वाटर भरा हुआ है। और फिर इसके बाद बहुत से लस्ट डीमंस इनके पास आने लगते हैं तो ये दोनों मिलकर उनको शूट करना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर में लस्ट डीमंस की फौज के साथ गुंगतान खुद इनके सामने आता है और इस बार तो गुंगतान खुद भी लस्ट डीमन बनकर आया था। गुंगतान मीहो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर वान आ जाता है जो मीहो और इसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना देता है। मीहो वान को कहती है कि उसे सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर जाकर बैरियर बनाना है और वान से बात करते हुए मीहो को वान की आंख में मैजिक मार्वल का टुकड़ा भी नजर आता है। वान लास्ट डीमंस को मारता हुआ मीहो के लिए रास्ता बनाई जा रहा होता है पर इसके बाद गुंगतान खुद आकर वान से फाइट करने लग जाता है। मीहो लास्ट डीमंस को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही होती है कि एक लास्ट डीमन इसके पास आता है और इसको मार गिराता है। इतने में वो लास्ट डीमन दोबारा मीहो पर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है जो कि अपनी तलवार से उस लास्ट डीमन के 2 टुकड़े कर देता है। जोहान की बॉडी से एक अलग सी पावर रिलीज
टीज हो रही थी, मीहो जोहान को कहती है कि मुझे बैरियर बनाना है, तब तक तुम और वान मिलकर लास्ट डीमंस को यहाँ पर रोक के रखो। तो फिर इसके बाद मीहो पहाड़ की टॉप पर पहुंचकर बैरियर बनाने लग जाती है और बैरियर बनाते बनाते उसे बहुत सी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं कि उसकी वजह से वो कमजोर पड़कर नीचे गिर जाती है। मीहो अपने आप को कोसते हुए रोने लग जाती है कि तभी उसे बेक्चो दिखाई देती है। तो बेक्चो इसको कहती है कि मीहो डरना कमजोरी नहीं है और बेक्चो मीहो को थोड़ा और मोटिवेट करने लगती है। तो इससे मीहो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और इसके नॉर्मल होते ही बेक्चो वहाँ से गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान गुंगतान वान पर भारी पड़ रहा होता है। गुंगतान वान को कहता है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हकीकत में तुम भी वही हो जो मैं हूँ और तुम्हें भी उन लोगों से नफरत है जिन्होंने हमें ऐसा बनाया। तुम इस आइलैंड के प्रोटेक्टर नहीं हो, बल्कि तुम भी मेरी तरह इस आइलैंड से नफरत करते हो। वान जोहान की तरफ देखता है जो कि लास्ट डीमन से फाइट करते हुए उनको खत्म कर रहा था और इसको पुकारता है और कहता है कि तुम कुछ देर गुंगतान को बिजी रखो। जोहान अपनी तलवार निकालकर गुंगतान से फाइट करने लग जाता है और उधर दूसरी तरफ मीहो दोबारा से बैरियर बनाने लग जाती है, पर मीहो के इर्द गिर्द एक एनर्जी कवर बना होता है और तभी वान भी इसके पास पहुंचता है और बहुत मुश्किल से उस एनर्जी बैरियर के अंदर आकर मीहो को टच करता है। वान मीहो को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से बैरियर बनाकर हमेशा के लिए गायब हो जाओ, और मीहो भी इसे यही कहती है कि मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम भी गायब हो जाओ। मीहो वान को कहती है ये मेरी किस्मत है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वान कहता है कि मेरी किस्मत भी उसी वक्त डिसाइड होगी थी जब उन लास्ट डीमंस का खून मेरी रगों में दौड़ने लग गया था। फिर इसके बाद वान मीहो को गले लगाता है और इसका हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों की तरफ लेके जा रहा होता है। तो मीहो समझ जाती है कि क्या करने वाला है, तो तभी मीहो फौरन से इससे पीछे हटती है। तो वान इसे कहता है कि मैं बहुत लंबे अरसे से यहाँ पे हूँ, अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम मेरी हेल्प करो कि मैं आराम कर सकूँ, यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। वान मीहो का हाथ अपनी आंख के करीब ले जाता है तो वो मार्बल का टुकड़ा वान की आंख से निकलकर मीहो के हाथ के अंदर चला जाता है, जिससे मीहो के अंदर का मैजिक मार्बल कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद वान वहाँ से जा रहा होता है, जाते हुए उसका चेहरा बिल्कुल लास्ट डीमंस जैसा हो रहा होता है और उधर जोहान गुंगतान से लड़ते हुए थकने लग गया था और थोड़ी देर बाद वान भी वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों यानी गुंगतान और वान लास्ट डीमंस बने होते हैं। तो गुंगतान वान को देख कर कहता है कि अब तो मेरे भाई के जैसे लग रहे हो, अब भी देर नहीं हुई है, हम दोनों मिलकर इन सारे इंसानों को बांध डालते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम इस हाल में हैं। गुंगतान वान को मीहो के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस सब का वान पर कोई असर नहीं होता। वान गुंगतान को कहता है कि अब हम दोनों का इस दुनिया से गायब होने का वक्त आ गया है। वान और गुंगतान दोनों अपने अपने खंजर को तलवार बना लेते हैं और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ मीहो दोबारा से बैरियर बनाने लग जाती है और जोहान और मिस्टर जैंग दोनों लास्ट डीमंस को मारने में लगे होते हैं। और यहाँ गुंगतान और वान आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि लड़ते हुए गुंगतान वान की तलवार तोड़ देता है और अपनी तलवार को उसके अंदर खौंप देता है। वान भी अपनी टूटी हुई तलवार उसके अंदर घुसा देता है, ये बोलते हुए कि हम दोनों साथ आए थे तो यहाँ से भी साथ ही जाएंगे। और यहाँ मीहो भी बैरियर को कंप्लीट कर लेती है, जिससे सारे लास्ट डीमंस गायब हो जाते हैं। वान और गुंगतान भी गायब होने लगते हैं और जिस वक्त ये दोनों गायब हो रहे होते हैं, वान को उस वक्त मीहो के साथ गुजारे हुए अपने मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और यही सब सोचते हुए वान भी यहाँ से गायब हो जाता है। बैरियर बनाने के बाद मीहो वान के बारे में सोचकर रोने लग जाती है और इसके बाद व्हाइट रोब वाले आदमी को भी दिखाया जाता है जो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और दूसरी तरफ युमजी ये सब कुछ देखकर खुश हो रही होती है। और फिर इसके बाद 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ वो व्हाइट रोब वाला आदमी किसी बैग के पर्पस के बारे में बात कर रहा होता है। फिर इसके बाद युमजी को दिखाया जाता है जिसके पास एक और व्हाइट रोब पहने आदमी इसके पास आता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब युमजी छोटी थी तो ये आदमी युमजी से मिला था और उसने कहा था कि जिस दिन दुनिया सफेद रोशनी से भर जाएगी उस दिन दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी और तुम्हें बचाने वाला गुंगतान भी अंधेरे में गायब हो जाएगा और वैसा होने से रोकने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उस आदमी ने युमजी को उस वक्त कुछ पावर्स दिए थे ताकि वैसी सिचुएशन आने पर वो लोग युमजी से मदद ले सकें और अब ये आदमी युमजी की पावर्स को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। ये सुनते ही युमजी की आंखों का कलर बदल जाता है। दूसरी तरफ जोहान को दिखाया जाता है जो कि एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है और अब जोहान काफी सीरियस सा रहने लगा था और गुंगतान से लड़ाई के वक्त उसका एक कान भी डैमेज हो गया था। मीहो इस सब के बाद सोल वापस चली गई थी और अब अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई थी, पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मीहो वान को ही याद करती रहती थी। और दूसरी तरफ युमजी एक जगह जाकर पत्थर हटा रही होती है और उस पत्थर को उठाते हुए उसे खंजर मिलता है जिससे वान और गुंगतान को बहुत वक्त पहले बंद किया
किया गया था और उस खंजर पे बेक नाम लिखा हुआ था। और जब युमजी इस खंजर को उस जगह से निकालती है तो सब कुछ हिलने लग जाता है, जैसे एक जलजला आ गया हो। और मीहो इसे अपने ऑफिस में भी फील कर रही होती है और वान का खंजर जो मीहो ने एक याद के तौर पे अपने पास रखा होता है वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। जोहान भी ये देखता है कि उसके चर्च में जो एक फोटो है उस पे भी ब्लड आ गया है और उस पिक्चर में बना खंजर चमकने लग गया था। ऐसा होने के फौरन बाद ही मीहो जोहान को कॉल करती है और उसे सब बारे में बताती है। और फिर इसके बाद मीहो अपने ऑफिस में बने एक हिडन रूम में जाती है जहाँ पर से वो तामरा और बैरियर पे नजर रखती थी। मीहो अपने दिल में सोचती है और कहती है कि उसे फिर से दुनिया को बचाना होगा, पर सवाल ये है कि क्या वान फिर से वापस आ पाएगा। और इसी के साथ हमारा सेकंड सीजन खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा।